इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं अध्याय 2 बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 2 वर्ग है 9वीं और हमें समझना है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स के बारे में। तो देखिए बहुपद को समझने से पहले हमें समझना होगा बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अगर आप लोग बीजीय व्यंजक समझ लेते हैं तो आप लोगों को बहुपद को समझने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए बीजीय व्यंजक का परिभाषा हमने पहले से ही लिख लिया है ताकि आप लोगों को आसानी से हम समझा सके। तो देखिए बीजीय व्यंजक का परिभाषा दिया हुआ है, जब कोई व्यंजक चर या अचर संख्या एवं चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग से मिलकर बना हो तो ऐसे समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ 2x प्लस में 5। देखिए हम इसके परिभाषा को सबसे पहले समझते हैं। परिभाषा में कह रहे हैं बीजीय व्यंजक को, जब कोई व्यंजक चर या अचर, अब देखिए चर क्या होता है और अचर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। तो देखिए चर क्या होता है इसको समझते हैं। तो जिसका मान जरूरत या आवश्यकता के अनुसार बदलता हो उसे चर कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, उदाहरण में क्या है एक्स वाई जेड। तो देखिए आप लोगों को याद होगा, आप लोग क्लास 8 में के मैथ में पढ़े होंगे कि किसी प्रश्न में x का मान जब नहीं दिया होता है तो उसमें हम निकालते हैं। तो किसी प्रश्न में x का मान 2 निकलता है, तो किसी में 5 निकलता है, तो किसी में 7 निकलता है। यानी कि x y z इन सभी का मान क्या होता है, बदलते रहता है। और जिसका मान बदलते रहता है वो क्या होता है, चर होता है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। तो चर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं अचर, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टेंट। तो देखिए अचर यानी कि कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान स्थिर यानी नहीं बदलता हो उसे अचर कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जितना भी संख्याएं दिया हुआ 3 5 7 9 11 18 17 15 16 14 जितना भी है वो सभी क्या है, अचर है। आप लोगों को याद रखना है जितना भी संख्या दिया है। जैसे आप लोग देखिए ये जो 3 दिया है, 3 हमेशा अपने आप में 3 ही है, इसे हम 5 नहीं पढ़ सकते हैं। 7 को हम 7 ही पढ़ेंगे, 5 को हम 5 ही पढ़ेंगे। जो संख्या दिया हुआ है उसको हम वही पढ़ेंगे, वो संख्या उतना ही रहेगा। तो ये कभी भी बदल नहीं रहा है, तो ये हमारा अचर होता है। तो चर और अचर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलिए समझते हैं बीज व्यंजक को। तो अब देखिए हम समझते हैं बीज व्यंजक क्या होता है। तो देखिए बीज व्यंजक का परिभाषा है, जब कोई व्यंजक चर या अचर, अभी हमने आपको बताया चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है वो हमेशा चर होता है, और जिसका मान स्थिर यानी कि नहीं बदलता है वो हमेशा अचर होता है। याद रखना है आप लोगों को। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, एक्स वाई जेड, और इसका उदाहरण है 1 2 3 4 5 6 जितना भी संख्याएं दिया वो सभी अचर होता है संख्या। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है चर या अचर संख्या एवं चिन्ह प्लस माइनस गुना भाग से मिलकर बना हो तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं, बीज व्यंजक कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, यहाँ पर दिया है 2x प्लस में 5। तो यहाँ पर देखिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर है जब कोई व्यंजक, जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक व्यंजक दिया हुआ है 2x, और दूसरा है यहाँ पर 5, 2x प्लस में 5। तो इसमें देखिए यहाँ पर चर और अचर, इसमें देखिए दोनों चीज़ दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, x, ये जो x दिया हुआ ये क्या है, ये हमारा चर है, इसे हम चर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए इसके बाद दिया है अचर, ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट यानी कि अचर है, इसे आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग समझ गए ये हमारा चर है। हमने अभी आपको बताया चर और अचर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये जो x दिया है वो हमारा चर है, और ये जो 2 दिया है ये भी अचर है, और ये जो 5 दिया है ये भी क्या है, अचर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब कोई भी चर या अचर संख्या, चर या अचर संख्या, कोई भी व्यंजक, ये हमारा एक व्यंजक है और इसमें चर और अचर दोनों संख्याएं दिया हुआ है, एवं चिन्ह यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इसमें कुछ भी चिन्ह हो सकता है, या तो प्लस रहे या माइनस रहे, गुना रहे, भाग रहे, कुछ भी चिन्ह रहे इसमें से। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें प्लस का चिन्ह दिया है, और इसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि अचर दिया हुआ है 5। तो 5, तो इस तरह का समूह को हम क्या कहते हैं, बीज व्यंजक कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से और कोई उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 5। जैसे हमने यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले लिया 2x स्क्वायर प्लस में 5, या फिर कुछ और संख्या ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 3x स्क्वायर प्लस में 5, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अचर संख्याएं हैं, ये हमारा चर संख्या है x है जो, और इसके ऊपर जो होता है वो होता है घात। इसे आप लोगों को याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और प्लस में ये 5 जो दिया ये हमारा क्या है, कांस्टेंट यानी कि अचर है। और ये जो प्लस माइनस दिया हुआ इसके कारण से ये समूह बन गया। तो ये समूह जो है ये क्या हो गया, हमारा बीज व्यंजक का उदाहरण हो गया। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है। तो बीज व्यंजक क्या होता है, जिसमें यहाँ पर देखिए चर या अचर संख्या, चर या अचर संख्या और चिन्ह प्लस माइनस गुना भाग जो भी चिन्ह रहे उस चिन्ह के साथ रहे, तो उन समूह को हम क्या कहते हैं, बीज व्यंजक कहते हैं। तो बीज व्यंजक आप लोग समझ गए। अब बीज व्यंजक में एक बात और आप लोगों को याद रखना है, गुणांक। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो बीज व्यंजक दिया हुआ है इसका अगर पूछे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें पूछे इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें क्या करना है, इन एक्स स्क्वायर का इस तरह से ढक देना है और जो संख्याएं बचा हुआ है वही होता है इसका गुणांक। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। अगर पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे, अगर आप लोगों को पूछे गुणांक तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। जैसे हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ले लिए यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया एक बीज व्यंजक। ये क्या है, एक बीज व्यंजक है। और इस बीज व्यंजक में आप लोगों को पूछे अगर y का गुणांक क्या है, अगर पूछे आप लोगों को इस y का गुणांक क्या है तो आप क्या कहिएगा। तो इस y का गुणांक को समझिए, गुणांक इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर देखिए इसमें टोटल यहाँ पर ये सारा पद हो गया, इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। चिन्ह द्वारा इसको हम दर्शाते हैं पद को। जैसे इसमें कितना पद है, 3 पद है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और इनके पीछे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस है। तो इसमें टोटल कितना चिन्ह हो गया, 1 2 3 चिन्ह हो गया, यानी कि 3 पद हो गया। इसमें पहला पद है 4x स्क्वायर, दूसरा है 6xy, तीसरा है 7। तो इस तरह से इसमें कितना पद है, 3 पद है। पद के बारे में हम आप लोगों को आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम कहाँ पे थे, गुणांक में, और गुणांक में हम y का गुणांक निकाल रहे हैं। तो y का गुणांक हम y को क्या करेंगे, इस पद में ढक देंगे। दूसरा पद निकाल रहे हैं, इतना में देखेंगे, इतना में ही देखेंगे, ये नहीं कि पूरे को लेंगे इसमें से। अगर पूछे y का गुणांक तो इतना में देखना है। तो ये 6xy में y का गुणांक को क्या करना है, y को ढक देना है और बाकी का जो बचा उसे हम कहेंगे y का गुणांक है। जैसे 6x क्या है, y का गुणांक हो गया। अगर कहे y का गुणांक तो कितना हो जाएगा, 6x। ये जो 6x है ये y का गुणांक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को पूछ दे अगर x का गुणांक, तो x का गुणांक पूछे तो इसमें से ये नहीं बता दीजिएगा कि x का गुणांक 4 हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 4 होगा, यहाँ पर x स्क्वायर है। अगर आप लोगों को x का गुणांक पूछे तो क्या करना है, इस x को ढक देना है, इस बीच में जो x है x को छोड़ करके, और बाकी ये बच गया 6 और इसमें बच गया y। तो हम क्या कहेंगे, x का गुणांक हो जाएगा 6y। क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को पूछे एक्स वाई का गुणांक कितना हो जाएगा, अगर एक्स वाई का बता दे गुणांक पूछे तो आप लोगों को क्या करना है, एक्स वाई को ढक देना है, बच जाएगा इसमें 6। तो ये 6 जो हो गया ये हो गया एक्स वाई का गुणांक। अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आगे आप लोगों को जरूर समझ आएगा। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए अब हम समझते हैं बहुपद के बारे में। अब देखिए अब हम समझते हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स क्या होता है। इससे पहले हमने आपको बीज व्यंजक के बारे में बताया, अब हम समझते हैं बहुपद के बारे में। तो देखिए बहुपद का परिभाषा है वैसे बीज व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। बीज व्यंजक का हमने अभी उदाहरण दिया है, चलिए एक उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए बीज व्यंजक में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए बीज व्यंजक में हम क्या करते हैं, जैसे लिख लिए यहाँ पर 2x की घात 6 प्लस 4x की घात -2 प्लस 6। इस तरह से ये हमारा क्या एक बीज व्यंजक है। या दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसी तरह से। दूसरा मान लीजिए यहाँ पर ले लिए 6x की घात 1/2 प्लस 4x -3। इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया, ये दोनों क्या है बीज व्यंजक है। तो देखिए इसमें हमने आपको बताया हुआ है, देखिए घात क्या होता है, इसमें घात की भी चर्चा हो रहा है और घात के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। वैसे बीज व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। इसमें घात की बात हो रहा है तो घात के बारे में हमने आपको बताया हुआ है घात क्या होता है। तो देखिए किसी भी पद में, जैसे यहाँ पर देखिए ये पद दिया हुआ है 2x और 2x के ऊपर जो लगा हुआ है ये 6, यही होता है घात। इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे 2x की घात 6। ठीक इसी प्रकार इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको कहेंगे 4x की घात -2। तो ये पढ़ने का तरीका है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें दिया 6x की घात 1/2। ये जो ऊपर वाला संख्याएं होता है ये होता है घात।
तो इसे आप लोगों को याद रखना। और दूसरी बात हमने आपको क्या बताया, ये हमारा बीज व्यंजक का उदाहरण है। तो देखिए बीज व्यंजक में क्या होता है कि इनके घात जो है माइनस में रहे, प्लस में रहे, यानी कि वास्तविक संख्या इसमें कुछ भी रहे या बटा में रहे, कुछ भी रहे तो ये चलेगा। लेकिन यहीं पर बहुपद में क्या होता है, इनकी जो घात है, ये जो घात दिया है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप लोगों को याद रखना है, गिनती की संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वही हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। जैसे वहां पर देख लीजिए उदाहरण से समझिए, गिनती की संख्या क्या होता है। गिनती आप लोगों को आता होगा, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। यहाँ पर उदाहरण हो गया ये गिनती की संख्या को, 1 2 3 4, इसी तरह से आगे जितना भी संख्या है वो सभी क्या है? गिनती की संख्या है। और इसी में अगर हम शून्य को शामिल कर दें, इनके पीछे अगर शून्य लगा दें तो यहाँ पर शून्य से आगे हम जितना भी गिनती करें वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या। और इनके पीछे जितना भी है वो हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आता है। जैसे अगर हम बोले -1, ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का उदाहरण है 0 से शुरू होता है और आगे जितना भी धनात्मक संख्या है वो हमारा पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या में आप लोगों को दूसरी बात ये भी याद रखना है कि वो भी उसमें बट्टा भी नहीं आता, न ही दशमलव में आता है। पूर्ण संख्या इस तरह से गिनती में आता है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं गिनती को, वो हमारा पूर्ण संख्या का उदाहरण। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखती है कोई भी संख्या 5 6 7 इतना, ये जो दिया हुआ है 567, ये हमारा एक पूर्ण संख्या है। इसमें यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस लगा दे तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग समझ गए। 0 से आगे जितना भी संख्या दिया हुआ है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 0 से आगे जितना भी संख्याएं दिया हुआ है सभी पूर्ण संख्या में है, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो हमारा बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे उदाहरण में दिया है 5x की घात 2 + में 6, ये हमारा एक क्या है? बहुपद है। जैसे और भी उदाहरण दे करके हम आप लोगों को दिखाते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर और बहुत सारा उदाहरण लिख लिया। इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें से बहुपद है और कौन सा इसमें से बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला तो हमने बता दिया ये बहुपद है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर बहुपद है कि नहीं हम कैसे पहचानेंगे? कि उनका घात को देखेंगे। अगर घात सभी में अगर पूर्ण संख्या हो जाता है तो हमारा बहुपद कहलाएगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका घात, पहला पद में देखें तो इसका घात 4 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा पद में देखें तो इनका घात हो गया 3, तीसरा पद देखें तो यहाँ पर इनका घात हो गया 2, और इसमें देखिए यहाँ पर इनका घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब घात 1 है। और इनके ऊपर यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, तो इनके ऊपर तो मतलब ही नहीं है। हमने आपको क्या बताया? वैसे बीज व्यंजक जिनके चरों की घात पूर्ण संख्या हो। चर संख्या क्या होता है? x y z, ये सभी क्या है? चर है। जैसे यहाँ पर देखिए इन सभी में जितना भी x है उनके ऊपर आप लोगों को घात देखना है, न कि अचर पे। ये हमारा अचर संख्या है। जैसे यहाँ पर 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, ये सभी क्या है? अचर संख्या है। और ये हमारा चर है, ये x ये जब ये जितना भी है x के ऊपर जितना भी है वो हमारा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है x के ऊपर जितना भी यहाँ पर घात इनका दिया है वो एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा एक बहुपद है। ठीक इसी प्रकार अब तीसरा नंबर देखते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को एक बात और याद रखना है। देखिए बहुपद को लिखने का तरीका है, जैसे हमने यहाँ पर एक बहुपद लिखा इस तरह से, तो इनके आगे यहाँ पर बराबर लगा करके क्या करेंगे? लिखेंगे px। अब px का मतलब क्या है? तो ये बहुपद को लिखने का तरीका है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 5x² + 6, यानी कि 5x की घात 2 + में 6 लिखा है। तो इनके पीछे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें हम p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है p f q t, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है p, तो p के जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं fx या फिर लिख सकते हैं ux। अब इस x का क्या मतलब है वो अभी आप लोगों को समझाते हैं। पहले जैसे यहाँ पर देखिए इसमें हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए p लिखिए, f लिखिए, t लिखिए, q लिखिए, s लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया u, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया u। और यहाँ पर कोष्ठ में, अब कोष्ठ में क्या लिखेंगे तो आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये एक बहुपद है 5x की घात 2 + में 6, इसमें यहाँ पर देखिए चर क्या है? चर यहाँ पर x है, तो हम इसके कोष्ठ में क्या लिख देंगे? x लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे बराबर। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें कोष्ठ में x लगा है, यानी कि इसमें जितना भी चर होगा वो x होगा। अगर यहाँ पर देखिए इसमें लिखा होता x y, तो इसमें हो सकता था इसमें चर में x के साथ साथ y भी होता, लेकिन इसमें यहाँ पर सिर्फ x है, तो इसमें देखिए सभी में x ही है इसका चर।
तो इस तरह से दूसरा समझ गए। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा पी वाई, यहाँ पर वाई लगाया है, तो यहाँ पर देखिए इनका सभी चर वाई है, वाई वाई वाई, इस तरह से क्या है, वाई है इनका चर। लेकिन ये बहुपद है कि नहीं वो हम कैसे पता करेंगे, तो हमने आपको क्या बताया है, वाई से बीज व्यंजक जिनमें चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये चर देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए वाई तो 6, इस तरह से यहाँ पर देखिए इनके घात, y की घात क्या है 1/2, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। हमने आपको क्या बताया, सभी में, जैसे ये बहुपद है तो इन बहुपद में सभी का जो घात होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी ये बहुपद होगा। वैसे यहाँ पर देखिए ये बीज व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो हमने आपको बता दिया, इनके देखिए ऊपर इनके घात, y की घात ये चर है, और इनके ऊपर जो ये घात लगा है वो हमारा बट्टे के रूप में है, यानी कि भिन्न के रूप में, और भिन्न के रूप में है तो ये हमारा बीज व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है बहुपद तब होगा जब इनका घात जो है, यहाँ पर चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या का उदाहरण है 0, 1, 2, इस तरह से आगे जितना भी गिनती की संख्या में आता है वो सभी हमारा पूर्ण संख्या होता है। लेकिन ना ही माइनस वाले, ना ही दशमलव वाले, और ना ही रूट वाले, ये सभी क्या होता है, रूट वाले, ये सभी हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आता है। ये सभी आप लोगों को याद रखना है। इस तरह से यहाँ पर दिया है एफ एक्स, देखिए यहाँ पर पी की जगह पर हम एफ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया एफ, और ये एक्स का मतलब है इनका चर जितना भी होगा वो एक्स में के रूप में होगा। सभी यहाँ पर देखिए चर क्या है, एक्स है, इसमें भी चर एक्स है, यहाँ पे भी चर एक्स है, यानी कि एक्स है। अगर यहाँ पर हम वाई लगा देते हैं तो यहाँ पे चर वाई रहता तब लगाते हैं, यह नहीं कि हम यहाँ पर वाई लगा दिए और चर हमारा एक्स है, ऐसा आप लोगों को नहीं लिखना है, ये लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एफ एक्स बराबर 4x की घात 5 प्लस में 6x की घात 3 माइनस 7x की घात -2 और प्लस में 6। क्या यह एक बहुपद है, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुपद है, लेकिन इसमें बहुपद देखे तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पर इनके घात जो है, चर की घात, चर की जो घात है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये हमारा माइनस में लगा है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ये बीज व्यंजक तो है, बीज व्यंजक में माइनस रहे, प्लस रहे, भिन्न के रूप में यानी कि बटा के रूप में रहे, रूट में रहे, दशमलव में रहे, सभी बीज व्यंजक तो होगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा। बहुपद में पूर्ण संख्या आप लोगों को याद रखना है, बहुपद तब होगा जब कोई भी बीज व्यंजक हो और उसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, तभी वो एक बहुपद होता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद, ये दोनों बहुपद नहीं था। अब क्या 5 नंबर बहुपद है, इसमें देखिए तो बहुपद में यहाँ पर देखिए हमने p की जगह, यहाँ पर f की जगह पर q लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर q के जगह पर t भी लिख सकते थे, आप अपना मर्जी से जो चाहे इसमें से लिख सकते हैं। जैसे हमने q लिखा, q और x का मतलब यहाँ पर इनका चर जो है वो x के रूप में है। क्या यह बहुपद है, तो हमने आपको क्या बताया, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर की घात जो है पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए चर की घात जो है कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके रूट में लग गया है, ये जो चर है ये रूट में आ जाता है, यहाँ पर 2x ये पूरा का रूट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है, इसे आप लोगों को याद रखना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में देखिए तो यहाँ पर लिखा rx, और rx बराबर लिख दिया हमने √2x - 7। अब कहिएगा ये भी तो नहीं होना चाहिए, जब यहाँ पर नहीं है तो बहुपद, तो ये भी बहुपद नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया है कि रूट में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चर नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए चर जो है रूट से बाहर है, इसमें देखिए तो यहाँ पर पूरा में रूट लगा हुआ है, 2x में रूट लगा है, लेकिन इसमें सिर्फ रूट 2 में लगा है, जो कि कांस्टेंट यानी कि अचर है। अचर में रूट लगा रहे, दशमलव में रहे, यानी कि बटा में रहे, कुछ भी रहे चलेगा, बस यहाँ पर इनका जो चर है, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखिए रूट का मतलब हो गया 1/2, हमेशा आप लोगों को रखना है याद। जैसे यहाँ पर देखिए x में अगर रूट लगा है तो रूट में x का मतलब हो गया, इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो x की घात हो गया 1/2, जो कि यहाँ पर भिन्न के रूप में आ जाता है, तो ये हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा कभी भी बहुपद नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें देखें तो यहाँ पर 2 ये है, ये हमारा क्या है, अचर है, तो अचर में रूट रहे तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस चर में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें रूट नहीं लगा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, ये हमारा सही है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7वां उदाहरण है tx बराबर x² प्लस में √4। क्या यह बहुपद है, इसमें आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये बहुपद बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें x की घात जो है यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर 2 दिया है, तो ये हमारा एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर देखिए ये हमारा अचर है, और अचर में कुछ भी रहे, रूट रहे या अचर दशमलव में रहे वो चलेगा, बस चर जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जिसे आप लोगों को याद रखना है। तो ये हमारा एक बहुपद है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 8वां उदाहरण है ux बराबर, तो क्या यह एक बहुपद है,
तो इसमें देखिए आप लोग कहिएगा यहाँ पर देखिए इन चर में जो है यहाँ पर भिन्न के रूप में है, जो कि एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये तो हमारा नहीं होगा। तो ये होगा, अब कैसे होगा, तो इसे आप लोगों को सबसे पहले इनको हल करना पड़ेगा। अब हल कैसे करेंगे, तो हमने आपको क्लास 8 में एक यहाँ पर सूत्र बताया हुआ है, आप लिख देंगे a की घात m और इनके ऊपर इस तरह से यहाँ पर है घात n, तो बराबर हमें क्या होता है, इसे आप लोगों को याद रखना होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, और याद है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए a की घात क्या हो जाता है, m गुने n हो जाता है। ये दोनों क्या होता है आपस में, इनकी जो घात है a की घात m और इनके ऊपर जो घात लगा रहता है, तो हम क्या करते हैं, इनके घात को गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देंगे m गुने में n, इस तरह से होता है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि सूत्र लग जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे, और हल करने से पहले इसमें अंदर में पीछे क्या लिखेंगे, ux बराबर लिखेंगे x की घात और इन दोनों की घात को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो लिखेंगे 3/2 गुने 2। तो यहाँ पर देखिए कोना कोनी ये कट जाता है, तो ये 2 कट गया, तो इसमें बच गया क्या, बराबर में ये हो गया x की घात में 3, जो कि यहाँ पर देखिए एक पूर्ण संख्या आता है। ये जो चर पे है, चर के ऊपर घात लगा है, वो एक पूर्ण संख्या आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद होगा। तो इस तरह से हमने बहुपद का बहुत सारा उदाहरण देकर के हमने आपको समझा दिया है। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब है बहुपदों के प्रकार। देखिए बहुपदों के प्रकार में पहला है पदों के अनुसार, और इसके बाद हम सीखेंगे घातों के अनुसार। तो देखिए बहुपद के प्रकार में सबसे पहले सीखते हैं हम पदों के अनुसार। तो देखिए पहला है एक पदी। अब एक पदी को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल। तो इसका परिभाषा देखिए लिखा है, वैसा बहुपद जिनमें केवल एक पद हो एक पदी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2x 7y 7 की घात y की घात 7 5 2x की घात 2। इस तरह से सभी क्या है, एक पदी बहुपद है। इनके पीछे यहाँ पर ये सभी कोमा लगा हुआ है, ये सभी क्या है, कोमा, यानी कि सभी अलग अलग पद है। तो इसमें देखिए सभी में एक ही पद है, 2x ये एक ही पद है। इसमें देखिए तो यहाँ पर 7y एक ही पद है। इसमें देखिए y की घात 7 एक ही पद है, 5 एक ही पद है, 2x की घात, ये सभी क्या है, एक ही पद वाला बहुपद है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2x की घात यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया, बहुपद कब होता है, जब कोई भी बीजव्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो हमारा बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी बीजव्यंजक, जैसे यहाँ पर ये तो बीजव्यंजक तो है ही, लेकिन बहुपद ये कब होगा, जब इसमें देखिए इनकी घात, ये जो चर है इसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, और पूर्ण संख्या जैसे इस पर कुछ भी नहीं इसके ऊपर, तो घात 1 है, तो ये एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर देखिए चर कौन सा है, ये x है चर, और ये दो है, ये क्या है, अचर है, यानी कि कांस्टेंट है, और ये हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखिए दोनों से जब मिल करके बना होता है, इन समूह को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये एक बहुपद तो है, लेकिन ये एक पदी बहुपद है, ये एक पद वाला बहुपद है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें भी ये एक पद का है, ये भी एक पद ही है। तो आप लोग कहिएगा ये 5 जो है, इसमें तो यहाँ पर अचर तो है, ये तो हमारा एक कांस्टेंट है यानी कि अचर है, लेकिन चर तो इसमें है नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो 5 है इसमें देखिए हमने लिख दिया 5, और यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना मन से x की घात 0। अब ये x की घात 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा चर हो गया, ये हो गया अचर। तो यहाँ पर देखिए चर और अचर दोनों इसमें आ गया। अब कहिएगा x की घात 0 हमने क्यों लगाया, तो देखिए x की घात 0 बराबर होता है 1। x की घात 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम 5x की घात अगर 0 लिखे तो 5 और x की घात 0 बराबर 1 होता है, तो 5 और गुना में 1 बराबर 5 ही आता है। तो इसको हमने यहाँ पर बहुपद बनाने के लिए हमने क्या किया, x की घात 0 लिख दिया। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया ये भी एक क्या है, बहुपद है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, दूसरा है द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए अब है द्विपदी, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मोनोमियल। अब देखिए इसका परिभाषा है, वैसे बहुपद जिनमें केवल 2 पद हो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से देख लीजिए, सभी में 2 पद है। यहाँ पर देखिए पद, यहाँ पर 2x² प्लस में 7x, ये इसमें 2 पद हो गया, पहला पद ये और दूसरा पद ये। तो इसमें कितना हो गया, 2 पद वाला ये द्विपदी हो गया। इसी तरह से इसमें भी देखिए तो 5x की घात 3 प्लस में 4, इसमें भी 2 पद है। इस तरह से यहाँ पर देखिए 2x प्लस में 4, तो इसमें भी देखिए ये पहला पद और ये दूसरा पद। देखिए पद यहाँ पर प्लस रहे या माइनस रहे तो ये हमारा पद बनता है। ये देखिए प्लस या माइनस चिन्ह के साथ ये पद बनता है, तो आप ऐसा याद रखिएगा। जैसे कोमा लग गया तो ये हमारा इतना है। इसी तरह से यहाँ पर ये एक पद है। अब इसमें कितना पद है, तो 1 2 पद है। इसी तरह से इसमें देखिए तो यहाँ पर इसमें कितना पद है, 2x² यानी कि 2x की घात 2 प्लस में 7x प्लस में 4x। तो आप लोग इसमें कहिएगा इसमें टोटल 3 पद है, 1 2 और 3। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए दोनों में ये जो दोनों है ये समान पद है। इसमें भी देखिए x
और इसमें भी x। जब दोनों एक ही जाति का होता है और दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सबसे पहले जोड़ देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x की घात 2 और 7 और 4 11x, इसको हम लिख सकते हैं 11x। अब देखिए तो इसमें कितना पद है, 2 ही पद है, तो ये भी क्या एक द्विपदी बहुपद है। इसको हम सबसे पहले सजा लेंगे इस तरह से, तो ये हमारा हो गया द्विपदी बहुपद। और बहुपद को हम किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं p और यहाँ पर ये x है सभी में लगा हुआ, ये कौन सा चर है, x है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर px बराबर 2x की घात 2 प्लस में 11x। ये हमारा द्विपदी बहुपद हो गया। इसी तरह से अब तीसरा है त्रिपद। अब देखिए त्रिपद, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ट्राइनोमियल। अब देखिए ट्राइनोमियल वैसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद हो त्रिपद कहलाते हैं। उदाहरण से देख लीजिए, जैसे पहला है x की घात 2 प्लस में 7x प्लस में 4, इसमें टोटल कितना पद है, 3 पद है, 1 2 और ये तीसरा पद। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा बहुपद y की घात 3 प्लस में 2y की घात 2 प्लस में 6, इसमें भी 3 पद है, 1 2 3। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 प्लस में 7x की घात 3 और प्लस में है x की घात, सॉरी ये 2 है, ये 2 और प्लस में x की घात 3। इसी तरह से यहाँ पर ये भी त्रिपद है, 3 पद है, 1 2 3। इसी तरह से इसमें भी देखें, इसमें कितना पद है, 1 2 3 4। अब टोटल के क्या, इसमें तो 4 पद है, ये त्रिपद नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है 2x की घात 2, इसके बाद 4x, और इसमें देखिए तो ये दोनों जो है अचर पद है। यहाँ पर देखिए इसमें 2 और इसमें 4, दोनों एक ही संख्या है, इसको हम जोड़ सकते हैं इस तरह से, दोनों को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2x की घात 2 प्लस में 4x और यहाँ पर 4 2 6 प्लस में 6। तो ये भी क्या है, एक त्रिपद है, 1 2 3। इस तरह से इसमें भी 3 पद ही है, तो ये हो गया त्रिपद। अब देख लेते हैं हम इनसे आगे। अब देखिए बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात क्या होता है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। इसको पढ़िए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, एक बहुपद, जैसे यहाँ पर ये एक क्या है, बहुपद है, और इस बहुपद में चर की अधिकतम घात, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है चर की अधिकतम घात। तो चर क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये जो x है ये क्या है, चर है। इस चर की अधिकतम घात वाले, ये जो चर दिया हुआ है, इन्हीं के अधिकतम घात वाले, जिसका इस चर में देखेंगे सबसे ज्यादा किसका घात है। इसमें देखिए, इस चर में देखिए तो यहाँ पर देखिए x की घात 3 है, इसमें देखिए तो x की घात 4 है, इसमें देखिए तो 2 है, और इसमें देखिए तो x की घात 6 है। तो इसमें सबसे अधिक घात किसका है, तो यहाँ पर 6 है सबसे अधिक घात इसमें, इस बहुपद में। तो यही जो अधिकतम घात है, यही अधिकतम घात क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगा, तो इस बहुपद की घात सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात कितना है, 6 है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगा 6। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा बहुपद हमने ले लिया है, पी वाई बराबर, y हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो चर दिया हुआ है सभी, इसमें y है, चर क्या है इसमें, y है सभी में, तो हमने इसीलिए y लिखा है। और इनके पीछे आप यहाँ पर ये जो p लिखे, इसके जगह पर आप t लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद की घात क्या होगा, तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा इसमें कौन सा बहुपद का यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा 9। तो इसमें 9 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर देखिए ये जो चर दिया हुआ है, इनके पीछे यहाँ पर शून्य है। शून्य का मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम यहाँ पर गुणनखंड करें इस बहुपद का, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुने y की घात 9, इस तरह से। और इसको भी y को भी हम 9 बार लिख सकते हैं इस तरह से, चाहे तो गुणनखंड और तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर हम शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, कुछ भी हो, अगर शून्य से गुना करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। ये सभी क्या हो जाएंगे, शून्य ही होंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम बंद कर देंगे, इनको छोड़ देंगे। बस अब इतना में देखना, और इतना में देखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात देखे तो यहाँ पर हो जाएगा y की घात 6, और सभी में देखे तो यहाँ पर 5 है, इसमें 2 है, अब यहाँ पर इसके बाद इसमें 6 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अधिकतम घात वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 6 है, यहाँ पर लिख देंगे चर की अधिकतम घात 6। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा बहुपद। अब देखिए यहाँ पर दिया है पी एक्स कोमा वाई, इसमें देखिए x भी और y भी है यहाँ पर चर, इसमें यानी कि चर देखिए x y दोनों है, x है, इसमें x है, और इसमें x y दोनों दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, x y लिखे हैं। इसमें आप लोग चाहे तो यहाँ पर p की जगह पर r भी लिख सकते हैं, या फिर q भी लिख सकते हैं, q x y बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है x की घात, यहाँ पर 4, ये चर है, चर की घात हमेशा देखना है, तो x की घात 4
इसके बाद देखिए इसमें x की घात 3 और इसमें देखें तो x की घात 2 है और y की घात 4 है। तो इसमें अधिकतम घात क्या होगा, इस बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा, तो आप लोगों को याद रखना है इसमें देखिए यहाँ पर दो चर है, ये कि देखिए एक ही समूह में देखिए एक ही पद में दो चर है, तो दोनों चर को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, इनके घातांक को, इन दोनों चर के घातांक को यानी कि घात को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये 2 + 4 कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इस बहुपद की भी घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बहुपद की घात के बारे में समझ गए। अब हम समझते हैं 3 से आगे। अब देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था, बहुपद के प्रकार देखा था पदों के अनुसार। अब हम देख रहे हैं बहुपद के प्रकार घातों के अनुसार। अब देखिए घातों के अनुसार बहुपद का प्रकार क्या है। पहला है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको ये भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो अचर बहुपद ऐसे बहुपद जिनके घात शून्य हो अचर बहुपद कहलाते हैं। अचर बहुपद ऐसे भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे बार बताया हुआ है जो अचर बहुपद क्या होता है, अचर क्या होता है, अचर क्या होता है, अचर संख्या। जैसे ये 5 क्या है, ये अचर संख्या है और अचर संख्या को हम क्या कहेंगे अचर बहुपद कहेंगे। अचर बहुपद की घात क्या होता है हमेशा शून्य होता है, क्योंकि हमें पता है 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5x की घात शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5x की घात शून्य का मतलब क्या हो गया x की घात शून्य बराबर 1 होता है और 5 को हम अगर 1 से गुना करें तो 5 ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या है एक अचर बहुपद है। इसी तरह से 6 भी क्या है अचर बहुपद है। √3 इसी तरह से ये भी क्या है एक अचर बहुपद है। ये सभी कितना है, जो भी संख्याएं दिया हुआ है संख्या वाला जितना भी है वो हमारा अचर बहुपद होता है। बाकी शून्य छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके जितना भी संख्या में दिया हुआ है वो सभी क्या है अचर बहुपद है। इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं इनसे अब देखिए अब है रैखिक बहुपद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या एक हो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। इसमें समझिए, इसमें इससे पहले हमने पदों वाला देखा था, अब है घात वाला। तो देखिए ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या एक हो, इससे पहले हमने देखा था पदों की संख्या अगर एक हो तो हमारा क्या होता था एक पद ही कहलाता था, और यहाँ पर घातों की संख्या एक हो तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए py बराबर हमने लिख दिया 3y। अब इनकी घात सभी क्या जितना भी है सभी का घात एक है। अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए इनके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है। तो ये जो पद है इनका चर का देखना है, हमेशा घात हमेशा चर का देखना है न कि अचर का। तो देखिए ये जो चर संख्या है इनकी घात देखिए एक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है। तो ये सभी क्या है रैखिक बहुपद है। इसी तरह से इसमें देखें तो इनकी घात कितना है एक है, इससे ऊपर वाला घात नहीं है इसमें। इसी तरह से u में देखें तो एक ही घात है, ये भी क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। तो देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है px बराबर यानी कि इसमें निकलता है क्या a और ये b क्या है कांस्टेंट है, तो ax + b इस तरह से होता है। इसी तरह से अब देख लेते हैं हम द्विघात बहुपद क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए ऐसे बहुपद जिनमें घातों की संख्या 2 हो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। एकदम उदाहरण से यहाँ पर क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देखिए ऐसे बहुपद जिनमें घातों की संख्या कितना हो 2 हो, तो जैसे यहाँ पर देखिए इसमें घात कितना दिया हुआ है 2 दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरह से इसमें देखिए 3t की घात 2, ये भी हमारा द्विघात बहुपद हो गया। सिर्फ घात देखना है, इनका पद नहीं देखना है। इसमें क्या देखना है घात देखना है। रैखिक बहुपद में टोटल कितने पद कितने हो सकते हैं, तो पद हमेशा 2 हो सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया हुआ है रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद है ये, तो रैखिक बहुपद में पद कितना हो सकते हैं अधिक से अधिक सिर्फ 2 पद हो सकते हैं ax + b इस तरह से हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पद नहीं हो सकते इसमें। इसी तरह से यहाँ पर है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद हो सकते हैं ax² + bx + c, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे ये सभी जितना भी उदाहरण दिया है वो सभी क्या है रैखिक द्विघात बहुपद है, जिनकी घात 2 हो वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए अब इसके बाद है त्रिघाती बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या 3 हो त्रिघाती या त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से देख लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर जिनकी घात क्या हो 3 हो, देखिए इसमें यहाँ पर 3x की घात 3 + 2x की घात 2 + 1। इसमें देखिए यहाँ पर है घात अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये हमारा हो गया त्रिघाती बहुपद। अधिकतम घात हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ऐसे बहुपद जिनके घातों की संख्या क्या हो 3 हो। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें भी घात की संख्या कितना है 3, अधिकतम घात देखना है हमेशा। तो यहाँ पर अधिकतम घात अगर 3 हो तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी z की घात कितना है 3 है, तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद हो गया। इसमें भी देखिए यहाँ पर 5u की घात कितना है 3 है, तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद हो गया। और त्रिघाती में हमेशा याद रखना है पदों की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ax की घात 3 + bx की घात 2 + cx + d। जहाँ यहाँ पर आप लोगों को एक बात और याद रखना है, यहाँ पर हमेशा याद रखना a बराबर कभी भी जो है शून्य, a बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी शून्य के।
ए कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, शून्य के। इतना आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो इसमें अधिकतम कितना पद हो सकता है, त्रिघाती बहुपद में 4 पद हो सकता है, 1 2 3 4 पद हो सकता है, जहां यहाँ पर ए बी सी डी ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर पद है। तो इस तरह से आप लोग त्रिघाती बहुपद के बारे में भी समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद इसको अंग्रेजी में कहेंगे जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे पी एक्स बराबर शून्य, शून्य क्या एक शून्य बहुपद है। बाकी शून्य के अलावा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे जितना भी गिनती की संख्या में आते हैं वो सभी क्या होता है, हमारा अचर बहुपद कहलाता है, जो कि हमने इनसे पहले देख चुका है। और शून्य बहुपद की अगर घात की बात करें तो इनकी घात जो है अपरिभाषित होता है, यानी कि इनकी घात जो है परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पी एक्स बराबर शून्य, और शून्य के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखिए सभी में क्या होता है, अचर बहुपद में भी क्या होता है, एक्स की घात जैसे अचर बहुपद में क्या होता है, शून्य होता है। और इनके ऊपर हम कुछ भी घात लिख सकते हैं। एक्स के ऊपर यहाँ पर मान लीजिए शून्य थे, तो यहाँ पर देखिए शून्य और एक्स की घात शून्य का मतलब हो गया 1, तो बराबर में फिर भी कितना हो गया, शून्य को हम 1 से गुना करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक इस प्रकार कुछ भी ले सकते हैं, जैसे शून्य और एक्स की घात मान लीजिए आप ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिए, तो भी इसका मान शून्य ही आएगा। आप कैसे, तो देखिए शून्य और एक्स की घात 5 का मतलब क्या हो गया, तो कुछ भी मान रखे, x की घात 5 रखे, x की घात अगर 5 को भी हम गुना करें फिर भी ये शून्य होगा। मतलब इसमें कुछ भी मान रख दे, शून्य में अगर के शून्य और x की घात कुछ भी रखे फिर भी इसका मान जो है शून्य के बराबर ही आएगा, इसलिए हमारा शून्य बहुपद कहलाते हैं। तो इस तरह से आप लोग शून्य बहुपद के बारे में भी समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब है बहुपद के शून्य, इसको अंग्रेजी में कहेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, यदि किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी संख्या को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह संख्या उस बहुपद का शून्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे हमने यहाँ पे एक बहुपद लिया है तो इसमें क्या करें, यदि किसी बहुपद, जैसे किसी बहुपद में हमने ले लिया 2x प्लस में 5, जैसे एक बहुपद ले लिया और इस बहुपद में क्या करें, चर के स्थान पर, ये जो चर है यानी कि x है, इसके स्थान पर कोई भी ऐसा संख्या रखे जिससे इस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाए तो वह जो बहुपद होगा वो क्या होगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण समझ, जैसे यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5 है, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है जिनकी घात 1 हो, इसके ऊपर कुछ भी नहीं घात, इसका मतलब 1 है, तो जब एक घात हो तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। और रैखिक बहुपद में देखिए यहाँ पर x के स्थान पर कोई ऐसा संख्या कौन सा रखे जिससे इसका मान जो है शून्य के बराबर आ जाए। तो इसमें देखिए हम इसका मान निकालना सीख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसको हमें शून्य के बराबर करना है। तो शून्य को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस में 5 बराबर शून्य, इसको शून्य के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x 2x बराबर लिख देते हैं और इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, प्लस में 5 है और ऊपर ले जाएंगे तो ये चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। कभी भी आप लोगों को याद रखना है, अगर हम गुना वाले को ऊपर ले जाते हैं तो भाग में चले जाता है, अगर यहाँ पर माइनस वाले यानी कि घटाओ वाले को ऊपर में ले जाते हैं तो प्लस में आ जाता है, और यदि यहाँ पर प्लस में रहे और इसको ऊपर ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये नीचे में है और इसको ऊपर ले जाएंगे 2x और ये जो प्लस में 5 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 5। इसके बाद हमें x का मान निकालना है, तो x को रहने देंगे और ये क्या है 2, x के गुना में है तो ऊपर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। यहाँ पर माइनस जो है दोनों के लिए हो जाएगा, माइनस हम लगा देंगे इस तरह से 5 और बटे में 2। तो ये हमारा इस x का ये जो बहुपद यहाँ इसका शून्य हो गया, ये जो x बराबर -5/2 हो गया, ये इस बहुपद का शून्य हो गया। अब कैसे शून्य हो गया, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़िए, अच्छा से समझ आ जाएगा। ऐसे हम बता दे रहे हैं, यदि किसी बहुपद में कोई भी बहुपद, जैसे यहाँ पर एक बहुपद है, इसमें चर के स्थान पर ये जो x है ये क्या है, चर है, और ये जो संख्या वाला है ये सभी अचर होता है। तो इस चर के स्थान पर यानी कि x के स्थान पर किसी संख्या को रखने पर, किसी संख्या में जैसे -5/2 को अगर रख दिए तो इसका मान अगर शून्य के बराबर आ जाए, इस बहुपद का मान अगर शून्य के बराबर हो जाए तो इस बहुपद को हम क्या करेंगे, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा ये संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए इसका हम मान रख करके देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर अगर ये शून्य के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये जो संख्या दिया है ये इस बहुपद का शून्य है। जैसे यहाँ पर समझिए, अगर अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखने की कोशिश करें, आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दिखेंगे p और x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -5/2, ये जो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -5/2, यही मान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 में ये जो x है ये 2 के गुना में, हम लिखेंगे गुना में -5/2 और प्लस में 5।
तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2, और ये देखिए ये कोना कोनी, ये जो 2 है ये 2 से 2 कट जाएंगे, और ये ऊपर में -5 बच जाता है, ये 2 2 कट चुका है, तो ये बच गया कितना 1, यहाँ पर बच गया 1, और ये गुना में -5। तो 1 को -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे -5 हो जाएंगे, और ये प्लस में 5। देखिए ये प्लस में 5 और ये माइनस में 5, तो बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। या फिर आप चाहे तो इस तरह से नहीं समझ आ रहा है, अगर इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो -5 + 5 लिखे हैं, पहले लिख दीजिए 5, ये +5 वाले को लिख दीजिए और इसको हम घटा देंगे 5, तो क्या हो जाएगा 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है रैखिक बहुपद का जो है शून्य हमेशा एक ही होता है। एक रैखिक बहुपद का शून्य, ये जो रैखिक बहुपद है इसका शून्य एक ही आ सकता है। -5/2 के अलावा अगर हम इसमें कुछ भी संख्या रखें, x के स्थान पर कुछ भी संख्या रखें, जैसे 3 रखेंगे तो मान शून्य नहीं आएगा। जब तक ये शून्य ना आए तब तक ये बहुपद का शून्य नहीं कहलाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे रैखिक बहुपद है तो द्विघात बहुपद जैसे रख दे तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का 2 शून्य हो सकता है। जैसे रैखिक बहुपद का 1 शून्य हो सकता है, ठीक उसी प्रकार द्विघात बहुपद का 2 शून्य हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक द्विघात बहुपद रख करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने ले लिया द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस में 6x प्लस 2, इस तरह से हमने ले लिया। या फिर लिख दीजिए 4, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एक द्विघात बहुपद, ये जिसमें घात अधिकतम घात कितना है 2 है, अधिकतम घात, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब इस द्विघात बहुपद में क्या करना है, सबसे पहले इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पर इसको हमें 0 के बराबर करना है। तो 0 के बराबर कीजिए 2x² प्लस में 6x प्लस में 4, इनको 0 के बराबर करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका देखिए। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला पद है इसको लास्ट वाला पद से गुना करना है। तो देखिए 4 दूनी के 8 और x² है तो x²। अब ये जो 8x² आया है इसका गुणनखंड करेंगे, तो 8x² का गुणनखंड नहीं करना है, बस ये संख्या वाले को गुणनखंड कीजिए। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा संख्या रखना है। देखिए पहले तो इसको वैसे लिख दीजिए 2x² प्लस में, यहाँ पर इनको क्या करना है 2 भागों में बांटना है। और 2 भागों में ऐसा संख्या लिखना है यहाँ पर 2 भागों में बांट करके, जिसको गुना करने पर हमें यहाँ पर जोड़ने पर हमें जो है 6x प्राप्त हो और गुना करने पर हमें 8x² प्राप्त हो। तो ऐसा संख्या हम यहाँ पर क्या रखें, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 आ जाता है। 4 दूनी के 8 और x² आ जाएंगे, इसको गुना करेंगे तो 8, यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या 4x प्लस में 2x, यहाँ पर 4 दूनी के 8 आ जाता है। अगर हम यहाँ पर 4x को और 2x को जोड़ देंगे तो 6x प्राप्त हो जाएगा हमें, 4x और 2x 6x हो जाता है। और इनको अगर हम गुना करें, देखिए 4 को हम 2 से गुना करेंगे 4 दूनी के 8, और x को हम x से गुना करेंगे तो x² भी आ जाता है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर 4x प्लस में 2x लिखे हैं तो 6x आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर 3x प्लस में 3x लिख देंगे। 3x प्लस में 3x अगर लिखते हैं तो 3 तिया के 9 हो जाता है, जबकि हमें 8x² लाना है। यहाँ पर इन दोनों को गुना करने पर जितना संख्या प्राप्त होता है वही लाना भी है, गुना करके भी, जोड़ने पर और गुना करने पर दोनों समान आना चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है आप लोगों को। और इसके बाद देखिए इनको हम 2 भागों में बांट दिए इस तरह से, और प्लस में 4। अब ये हम क्यों किए हैं, इसका शून्य हम निकाल रहे हैं। अभी रैखिक बहुपद का निकाल करके दिखाया, और ये जो द्विघात बहुपद है इसका हम शून्य निकालना चाह रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकाला जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पीछे हमेशा याद रखना है या का चिन्ह लगाना है। इसे जब भी आगे बराबर हो तो इनसे पीछे क्या करना है, या का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब इसमें, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, इसमें देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है। इन दोनों को अलग अलग करें, यहाँ पर देखिए 2 2 पद करें इस तरह से, तो इन दोनों में देखिए यहाँ पर जो दोनों में आता है, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ लेना। तो उभयनिष्ठ लेना यानी कि जो दोनों में आए, जो संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, दोनों में 2 आ रहा है। अगर हम 2 और x कॉमन ले, इसमें भी x है और इसमें x है, जो दोनों में मिले वही हम कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2x अगर कॉमन ले तो इसमें क्या हो जाता है, 2 हट गया, और यहाँ पर इसमें x कॉमन लिए तो x कितनी बार है, 2 बार है। x² का मतलब हो गया x की घात 2 का मतलब हो गया x गुने x। तो एक x कॉमन ले चुके हैं तो इसमें एक x बच गया x, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। और यहाँ पर देखिए x कॉमन ले चुके हैं और 2 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर कितना है 4x है। तो 2 दूनी के 4, 2 की भाड़ा में 4 कितनी बार में, 2 बार में। और x कॉमन ले चुके हैं तो x नहीं रहेगा इसमें, तो ऐसे ही कर देंगे। और इसके बाद प्लस का चिन्ह। अब इसमें देखिए इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है। देखिए 2 दूनी के 4, इसमें भी 4 आ जाता है 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले तो इसमें क्या बच जाता है, इसमें बच जाता है x,
और प्लस में इसमें 2 कॉमन लिए हैं इतना में से, ये दोनों में से, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 दूनी के 4, 2 बार में 4 आता है, 2 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखते हैं बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी, तो आप इसमें से कॉमन लीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बच जाता है, इतना में क्या बच जाता है, 2x बच जाता है, 2x, और इसके बाद क्या बच जाता है इसमें यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन ले चुका है, तो इसमें बच जाता है प्लस में 2, ये प्लस 2 बच जाता है। तो इस तरह से लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग भागों में कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और दूसरा यहाँ पर हो जाएंगे 2x प्लस में 2 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। इनको हम कर दिए, दूसरा इनको, 2 शून्य निकल रहा है इसका। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, पहला शून्य देखिए ये प्लस में 2 है तो ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में 2। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर में 2 है तो 2 तो ठीक है, लिख दिए वैसे ही। देखिए ये जो 2x है ये क्या है, x का ये गुना में है 2, तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। इस तरह से इनको जब काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो द्विघात बहुपद है इसका यहाँ पर 2 शून्य निकला है, पहला निकला है x बराबर -2। अगर हम इस द्विघात बहुपद में x के स्थान पर यानी कि चर के स्थान पर अगर -2 रखें तो इस बहुपद का जो है मान 0 के बराबर आ जाएगा। या फिर अगर हम 1 भी रखें इस बहुपद में, अगर यहाँ पर चर के स्थान पे यानी कि x के स्थान पर अगर हम 1 रखें तो भी ये 0 हो जाएगा। अब मान रख करके हम देख लेते हैं पहले तो यहाँ पर देखिए p, अगर हम -2 रख करके देखें, -2 रखें तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू में -2 लिख दिए x के स्थान पर, और इसके ऊपर घात लगाए तो घात लगा दीजिए, प्लस में 6 इंटू में ये 6 जो है x के गुना में, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा दीजिए डायरेक्ट है, या तो फिर लिख दीजिए -2 इंटू में -2 प्लस में 4। जब भी हम माइनस लगाते हैं यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, उसमें कोष्ट का प्रयोग करते हैं। जब भी चिन्ह यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या माइनस लगा हो और वो गुना में हो तो हम इनके अंदर में क्या करते हैं, कोष्ट लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कोष्ट लगा दिए। देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया मतलब -2 गुने 2, -2 गुने -2, ये होता है इस तरह से। स्क्वायर का मतलब हो गया उन्हीं को 2 बार गुना करना। तो -2 को -2 से हम गुना करेंगे तो देखिए ये चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस कट जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर दोनों में सेम चिन्ह रहे तो इस तरह से कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह दोनों हट गया तो इसमें बच गया कितना, 2 दूनी के 4। तो यानी कि इसको हम हल करते हैं तो 2 दूनी के 4 आता है प्लस में, और 4 को फिर इस 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी के 8 आता है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, और यहाँ पर देखिए इसमें चिन्ह को पहले अभी छोड़िए, पहले इसमें देखिए संख्या को, यहाँ पर देखिए ये जो कोष्ट में लगा है इनको हम गुना करेंगे। कोष्ट में जो लगा है इन संख्याओं को, यहाँ पर देखिए ये गुना में था, 6 इंटू एक्स था, तो यहाँ पर 6 को हम 2 से गुना करेंगे, एक्स के स्थान पर -2 रखें तो 6 दूनी के 12, और 12 क्या चिन्ह में होगा, माइनस में या प्लस में। तो देखिए यहाँ पर ये जो था ये माइनस में है, ये पहले लिख दीजिए 6 को, 6 क्या है प्लस में है, और गुना माइनस में 2। तो देखिए प्लस माइनस हमेशा याद रखिएगा माइनस होता है, चिन्ह हमेशा याद रखिएगा, चिन्ह भी हम बता दे रहे हैं। देखिए माइनस को माइनस से जब गुना होता है, माइनस को जब माइनस से गुना होता है तो हमेशा प्लस का चिन्ह होता है, या फिर अगर प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। दोनों अगर प्लस में रहे तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, या फिर रहे माइनस और माइनस को गुना करें अगर हम प्लस से तो भी यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह माइनस का होगा। तो इन चिन्हों को आप लोगों को याद रख लेना है, इन चिन्हों को क्या करना है आप लोगों को याद रख लेना है। देखिए हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर जब गुना करेंगे तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस कहाँ पे, ये है माइनस और ये प्लस, माइनस को जब प्लस से गुना करते हैं तो चिन्ह क्या चीज़ का होता है, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, और गुना करेंगे 6 को 2 से तो 6 दूनी के 12, और ये प्लस में 4 है तो प्लस में 4। अब देखिए ये भी प्लस में, इनके पीछे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। तो यहाँ पर 8 को हम 4 में जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये 12 में प्लस में हो गया, और ये माइनस में है 12, तो 12, और 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो रहा है। तो यही हो गया इसका शून्य। देखिए ये -2 जो है इस द्विघात बहुपद का शून्यक हो गया, और ये भी एक शून्यक है, x भी ये क्या है, द्विघात बहुपद का शून्यक है। अगर हम इसी जगह पर 1 भी रखें तो भी वही मान होगा। आप लोग x के जगह पर जो है 1 रख करके, यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं बहुपद px बराबर, p की जगह पर, यहाँ पर x की जगह पर 1 रख करके आप लोगों को हल करके कमेंट में बताना है। 2x² यानी कि घात, या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं, 6x प्लस में 4। और इसमें क्या करना है सर, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 जो लिखा है, 1 की जगह पर -1 होगा। अब कैसे -1 होगा, तो यहाँ पर देखिए हमने गलती किया, यहाँ पर जो 1 होगा यहाँ पर माइनस होगा, माइनस में 1 होगा। अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए
2x बराबर ये जो प्लस में था इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हुआ तो यहाँ पर ये भी माइनस में लग गया, तो माइनस में ये दोनों जो कटेंगे तो माइनस में 1 हो गया। तो -1 रखना है, पी के एक्स के स्थान पर -1 रख करके, -1 को रख करके इसको हल करना है। जहाँ जहाँ पर एक्स यहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर क्या करना है, 1 रख कर -1 रख करके इनको हल करके आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे बहुपद के शून्य क्या होता है, इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं इनसे आगे बहुपद का भाग। अब देखिए बहुपद का भाग, ये हमारा क्या है, एक बहुपद है और इस बहुपद को हम क्या कर रहे हैं, बहुपद से भाग दे रहे हैं। इससे हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो हम कैसे भाग देंगे बहुपद में, तो चलिए अब भाग करना सीखते हैं। तो देखिए बहुपद का भाग, तो यहाँ पर क्या करना है, x प्लस 2 से क्या करना है, भाग करना है। भाग किस में करना है, 2x की घात 2 प्लस में 5x प्लस में 4। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात इसमें 2 है इसलिए ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। और इसमें अधिकतम घात कितना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। इसका अधिकतम घात हो गया 1। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद से हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद में भाग दे रहे हैं। तो भाग हम कैसे देंगे, तो इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहला पद जो है, यहाँ पर देखिए ये जो पहला पद है 2x की घात 2, इसमें यहाँ पर पहला पद से x से क्या करना है, भाग देना है। कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 2x की घात 2 में हम जो है x से भाग देंगे। तो 2x की घात 2 का मतलब हो गया 2, और यहाँ पर x की घात 2 का मतलब हो गया x गुने x। तो इस तरह से हम इसको गुणनखंड कर दिए। यहाँ पर 2x की घात 2 को हम क्या किए, गुणनखंड किए इस तरह से, और बट्टे में ये x है तो x, तो ये x कट गया तो इसमें बच गया कितना, 2 गुने x मतलब 2x बच गया। तो यहाँ पर 2x जो बचा है इसमें से 2x को इसके ऊपर लिख देंगे, ये ऊपर लिख दिए 2x। तो यहाँ पर ये जो 2x हुआ है, अब क्या करना है, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को करना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर देखिए 2x को हमें इस x से गुना करना है। तो 2x को हम x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, देखिए इस 2x को हम जो है x से गुना करेंगे तो यही ना प्राप्त होगा, 2x स्क्वायर। 2x है 2x, ये 2 गुना किए x से तो 2x, और फिर एक बार x से गुना करना इस x से तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे, लिख देंगे 2x स्क्वायर, इस तरह से हो गया। और इसके बाद क्या करना है, ये जो प्लस है तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का चिन्ह। और यहाँ पर देखिए प्लस में है तो प्लस का इसलिए लिख देंगे, दोनों प्लस में इसलिए हमने प्लस का चिन्ह दिया है। अगर एक माइनस में होता और एक प्लस में होता तो प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है हमेशा, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 दूनी के 4 और x है तो लिख देंगे x, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4x। अब इसके बाद आप लोगों को चिन्ह को आप लोगों को ध्यान से देखना है। चिन्ह में हम देखिए क्या करते हैं, इसमें चिन्ह में आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जो है नहीं समझ पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो आप लोगों को याद रखना चिन्ह क्या होता है ना, कि जैसे हम यहाँ पर लिख दिए बट्टे और इसमें से हम घटाएंगे, तो घटाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए ये प्लस में है और ये भी क्या है प्लस में। तो इसका चिन्ह क्या होता है ना, ये जो नीचे वाला दिया हुआ है अभी जो हम बनाए हैं इसको लिखे जो है गुना करके, इसका चिन्ह हमेशा बदल जाता है। ये जो प्लस में है तो इसको हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर माइनस रखेंगे। और ये भी प्लस में है 4x तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस का यहाँ पर लेंगे चिन्ह। यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, चिन्ह बदल करके तब घटाइएगा या जोड़िएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा घटाव में हो गया, ये चिन्ह अब इसके लिए नहीं है, ये जो प्लस है ये इसके लिए चिन्ह नहीं है, इसको हम क्या किए, बदल दिए। हमेशा आप लोगों को याद रखना है, इसको बदल देना है चिन्ह को, जो भी यहाँ पे आए उसको क्या करना है चिन्ह। जैसे यहाँ पर अगर ये माइनस में रहता तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह देते, ये भी अगर जैसे ये प्लस में अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देते। जैसे देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2x स्क्वायर है यानी कि 2x की घात 2 है, ये माइनस में है ना कि प्लस में है, इस चिन्ह को हम बदल दिए माइनस में। और ये जो 4x है ये प्लस में नहीं है, इसको हम चिन्ह बदल दिए, माइनस का चिन्ह है, इस चिन्ह को देखना है। ये जो 4x है ये माइनस में हो गया 4x, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, जब दोनों एक समान है, यहाँ पर इसमें भी 2x की घात 2 और ये भी 2x की घात 2, तो प्लस माइनस वाला क्या होता है, घटता है। यहाँ पर ये देखिए दोनों मिल रहा है आपस में, तो ये दोनों को काट भी सकते इस तरह से, ये दोनों काट गया तो इस दोनों को हमने काट दिया। अब इसमें से देखिए यहाँ पर ये घटाव में और ये प्लस में है, तो देखिए यहाँ पर 5x और यहाँ पर 4x है, तो 5x में से 4x को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 1x बचेंगे। तो हम 1 को लिखते नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे x। अगर 1 को लिखेंगे नहीं तो भी मतलब है ये एक ही x है, यहाँ पर 2x लिखना पड़ेगा, लेकिन 1x को हम लिखते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं x और ये प्लस में है 4, तो प्लस में लिख दीजिए 4। अब क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस x से क्या करना है, इस x में भाग देना है। तो x से x में भाग देंगे तो कितना होगा, ये x से अगर हम x में भाग देंगे तो बराबर कितना होगा, 1 प्राप्त होगा। तो यही क्या करेंगे हम, और ये दोनों क्या है प्लस में है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 1 जो आया है इनके पीछे कुछ भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिख दीजिए और 1 लिखिए।
अब इस एक से हम x को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, एक को हम x के गुना करेंगे तो एक x होगा, तो एक को हम लिखते नहीं तो डायरेक्ट एक x लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे x। और इसके बाद देखिए इसमें भी प्लस और इसमें प्लस, प्लस को हम गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह। और देखिए 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2। अब कहिएगा 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। गुना करने पर जैसे 2 को हम एक बार पढ़ना होता है, गुना का मतलब हो गया एक बार पढ़ना, 2 को हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा। अगर यही कहता 2 में 1 जोड़ने के लिए तब जा करके 3 होता है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 3 लिख देना है। 2 को हम 1 से गुना कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, 2 को 1 से गुना किए तो 2 हो गया। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस तरह से बटा देंगे। और इसके बाद देखिए आप लोगों को हमने क्या बताया है, जैसे ये हमारा प्लस में है तो हम इसका चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, माइनस में दे देंगे। और ये भी क्या है, प्लस में है 2, तो इसका चिन्ह क्या करेंगे, माइनस में दे बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए यह -2 हो गया, पहले +2 था लेकिन इसका हम चिन्ह बदल करके -2 किए। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ये हमेशा करना ही है। अगर यहाँ पर अगर माइनस में नहीं दे करके हम अगर प्लस में छोड़ देंगे तो ये हमारा जितना भी भाग करेंगे वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, ये हमारा माइनस में x है, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में दोनों मिल रहा है आपस में, ये जो पीछे कुछ भी चिन्ह है इसका मतलब ये प्लस में, तो माइनस प्लस काट देंगे। और यहाँ पर देखिए ये -2 है, ना कि प्लस में है, प्लस का चिन्ह बदल करके माइनस में ला दिए हम, इनको चिन्ह हमेशा बदल देते हैं। तो देखिए ये -2 और ये प्लस में 4 है, तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यही हो गया इसका। अब देखिए इसमें हम किसको क्या कहते हैं वो समझना है। तो देखिए इसको हम कहते हैं शेष फल, इसको क्या कहते हैं, ये जो बचा 2 इसको हम कहते हैं शेष फल, ये आप लोगों को याद रखना। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये जो ऊपर वाला है 2x + 1, ये हमारा होता है भाग फल होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो बचा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। और जिसमें हम भाग देते हैं, जैसे इसमें हम भाग दे रहे हैं, ये हमारा हो गया भाज्य। अब देखिए ये हमारा जो बनाए हैं ये सही है या गलत है, उसका भी तो हमें प्रूफ चाहिए। ये गलत बनाया है या सही बनाया है वो कैसे पता करेंगे। तो इसका एक फार्मूला यानी कि सूत्र होता है, सूत्र आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले तो हम इसको ही समझ लेते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। और यहाँ पर देखिए भागफल को क्या कहते हैं, भागफल को कहते हैं क्वोशिएंट, क्वोशिएंट। इस तरह से आप देखिए भाज्य को क्या कहते हैं, सॉरी भाज्य को हमने यहाँ पर देखिए भाजक को दे दिया डिविडेंड, भाजक को डिविडेंड नहीं कहते हैं, भाजक को कहते हैं डिवाइजर। डिविडेंड कहते हैं भाज्य को, डिविडेंड। बताते बताते हम भी पता नहीं भूल जाते हैं। अब देखिए शेषफल को हम कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। इस तरह से आप लोग समझ गए इतना। अब देखिए इनका सूत्र क्या होता है, फार्मूला, इनको जांच हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इनका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस यानी कि जोड़ शेषफल, या फिर शेष भी लिख सकते हैं। फल अगर नहीं लिखना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, शेष फल या फिर लिख दीजिए शेष। तो यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर यहाँ पर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर भाज्य बराबर यहाँ पर ये जो भाज्य है इतना अगर लाना है तो इनको और इनको क्या करना है, भाज्य को और भाजक में से भाजक को हम जो है भागफल से गुना कर देंगे और शेषफल यानी कि जोड़ देंगे। तो जोड़ कर कैसा करके देख लेना है आप लोगों को। जैसे भाजक कितना है इसमें, x प्लस में 2 है। इसके बाद देखिए गुना कितना से करना है, 2x + 1 से, 2x + 1 से गुना करना है और इसमें कितना जोड़ना है, 2 को जोड़ना है। तो ऐसा कीजिए, इसको कर लीजिए। अब करेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसको इन दोनों को कोष्ठ में बंद कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर गुना हम कैसे करते हैं, तो गुना देखिए कैसा होता है, यहाँ पर इसको हम इससे गुना करेंगे, इसी x को हम फिर 1 से गुना करेंगे, फिर इसके बाद 2 को हम 2x से गुना करेंगे, फिर इसी 2 को हम 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना कीजिए, देखिए x को हम 2x से गुना करेंगे, कितना हो जाएंगे 2x²। और इसके बाद देखिए इसके बाद प्लस दोनों में है तो प्लस 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 का चिन्ह, प्लस को हम प्लस से गुना करते चिन्ह में तो प्लस होगा। फिर x को हम 1 से गुना करेंगे तो x प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए फिर इसमें सभी प्लस में है तो प्लस का चिन्ह देते जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 को हम 2x से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4x। और इसके बाद देखिए 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस में 2 होगा। 2 को हम जब गुना करेंगे 1 से तो, और ये प्लस में 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इनको हल कीजिए, देखिए 2x²
2x²। अब देखिए इनके जाति का यहाँ पर भी है, ये दोनों एक जाति का हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x और इसमें पीछे कुछ भी चिन्ह मतलब 1 है, तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे कुछ भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 4x और 1x कितना हो गया, प्लस में 5x हो गया, और प्लस में ये जो 2 कितना हो जाएगा, दोनों एक ही जाति का है, दोनों अचर है, तो अचर पद को जोड़ दीजिए, 2 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें भाज्य बराबर, भाज्य कितना था, 2x की घात 2, 2x की घात 2 प्लस में 5x प्लस में 5x प्लस 4। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव्ड भी कर दिया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। बहुपद का भाग आप लोग सीख लिए। ये तो बहुपद का भाग जो है ये हमारा बड़ा विधि हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है इस तरह से। एक होता है शेषफल प्रमेय। तो चलिए अब हम सीखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। अब देखिए शेषफल प्रमेय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। यही देखिए यही भाग को आसान बनाता है। शेषफल प्रमेय क्या करता है, भाग को आसान बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने इससे पहले क्या बताया हुआ था, देखिए बहुपद का भाग में यही है बहुपद का भाग। देखिए 2x की घात 2 यही वाला हमने लिख दिया बहुपद, और इसमें हमने x प्लस 2 से भाग दिया था। तो ये बहुत बड़ा विधि हो गया, लंबा विधि से हो गया। और इसी को देखिए हम छोटा करके कितना आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसी को हम शेषफल प्रमेय से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें x प्लस 2 से भाग देना है, तो हमें x प्लस 2 का जो है मान निकाल देना है। x प्लस 2 बराबर, इसका शून्यक निकालना हमने आप लोगों को सिखा दिया है इससे पहले। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान हमें निकालना है। तो x का मान कितना हो गया, ये ऊपर जाएंगे, ये प्लस में जो 2 है ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 2, ये हो गया माइनस में 2, ये क्या हो गया माइनस में 2 हो गया। तो यही 2 का x के स्थान पर जहाँ जहाँ पे इसमें चर है x है, इसमें जहाँ जहाँ पर ये जो दिया हुआ है भाज्य, इसको हम कहेंगे भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं वो होता है हमारा भाजक, और जो बचेगा वो हमारा होता है शेषफल, यानी कि रिमाइंडर हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, x बराबर कितना मान आया है, x का -2 आया है, x का मान निकालें तो ये -2 जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रख देना है, तो इसका मान निकल जाएगा। पहला विधि तो हमने आपको बताया हुआ था भाग से हम कैसे करते हैं, और इसके बाद हम शेषफल प्रमेय से निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2p, और x के स्थान पर -2 रखना है, -2, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर x के स्थान पर इंटू में यानी कि गुना में हो जाएंगे। ये जो 2 है ये x के गुना में, ये x की घात 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2, और यहाँ पर 2 की जगह पर x की जगह पर क्या लिखेंगे -2, और इनके ऊपर घात लगा हुआ है 2, तो इसके ऊपर घात लगा दीजिए 2 प्लस में 5, और यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस में 2 और प्लस में 4। अब इसको हल कीजिए। यहाँ पर देखिए -2 को हम गुना करेंगे और 2 से, -2 को अगर -2 से गुना करें, देखिए यहाँ पर स्क्वायर का मतलब यानी कि हो गया इनके घात अगर 2 रहे तो इनका मतलब हो गया -2 जो है स्वयं से 2 बार गुना होगा। तो हमने आपको क्या बताया, माइनस को जब हम माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, इनको गुना किए तो 4 हो गया, और फिर 4 को हम अगर इस 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के कितना हो जाएंगे 8, प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में होगा, आप कैसे देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, ये हो गया, 5 को 2 से गुना करेंगे ये गुना में हो गया, ये कोष्ठ में लगा यानी कि ये दोनों आपस में गुना होगा, तो 5 दूनी के 10, और प्लस को जब हम माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और ये प्लस में 4 है तो 4, इस तरह से 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 8 4 हो गया 12, और 12 में से ये 10 को हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आ गया शेषफल 2। यहाँ पर देख लीजिए अगर हम भाग विधि से किए हुए थे, देखिए भाग विधि से किए थे फिर भी हमारा शेषफल यहाँ पर आया था 2, और इसमें भी देखिए यहाँ पर इसका शेषफल आ गया है 2, और यहाँ पर देखिए इसके बाद इसका भाजक कितना था x प्लस 2, इसमें भी ये हमारा भाजक है, x प्लस 2 जो है ये भाजक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आता, इसका भागफल नहीं निकलता है। रिमाइंडर थ्योरम से यानी कि शेषफल प्रमेय से जो है आपका भागफल नहीं निकल पाता है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग शेषफल प्रमेय भी सीख गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इनसे आगे। अब देखिए अब लास्ट है बीज सर्वसमीकाएं। इस तरह से यहाँ पर देखिए 8 बीज सर्वसमीकाएं हैं जो कि आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीज सर्वसमीकाएं हैं इसे आप लोगों को याद कर लेना। पहला है x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है, या फिर इसे सूत्र भी बोल सकते हैं, बीज सर्वसमीका इसे आप सूत्र भी बोल सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे लिखें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो पहले आप लिख दीजिए x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस को हम पहले और बाद में कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है चौथा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी।
इसी तरह से यहाँ पर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, इस तरह से आप पूरा देख लीजिए, आपके बुक में भी ये सभी दिया हुआ है बीच सब समीकरण। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर ये इसका प्रयोग जो है हमारे प्रश्नावली 2.1 से लेके जितना भी दिया हुआ है उन सभी में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे आप लोगों को याद कर लीजिए। तो इस तरह से यहीं पे जो है ये जो चैप्टर दिया हुआ था, अध्याय दिया हुआ था 2, इनको हमने इस तरह से ख़त्म कर दिया है। इस तरह से अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अच्छा से, तो आप लोगों को सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो लंबा हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।